हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में गॉस की थ्योरम, गॉस की प्रमेय स्टार्ट करी थी और आपको बताया गया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर्स का रिवाइज करते हैं, फिर आज की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे बच्चों आपको बताया गया था, लास्ट क्लास में बताया गया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स। तो आपको बताया था किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबंध जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू होता है पृष्ठीय समाकलन EdS cos थीटा। यानी किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू EdS cos थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये बताया कि किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठीय समाकलन EdS cos थीटा। यानी ये जो साइन है किसका है? पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे आगे जो चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय देखिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत शांत दिमाग से समझना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं गॉस की थ्योरम। देखिए बच्चों, यानी कि जैसे आपको बताया किसी पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन EdS cos थीटा। तो इस वैद्युत फ्लक्स से संबद्ध यानी किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, इसी के संबंध में वैज्ञानिक गॉस ने एक थ्योरम, एक नियम प्रस्तुत किया था जिसको कहते हैं गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं इसका स्टेटमेंट, इसका कथन क्या था। गॉस की प्रमेय जो है, गॉस थ्योरम जो है, इसका कथन क्या है। तो देखिए बच्चों इसका कथन क्या है, यानी कि जो गॉस की थ्योरम थी उसका स्टेटमेंट, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कह सकते हैं 1/ε0 के गुना होता है। यानी इसका स्टेटमेंट यह है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, यानी कि जो पृष्ठ होना चाहिए कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होता है पृष्ठ के भीतर उपस्थित, यानी भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन EdS cos थीटा, ये जो होगा कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होता है? 1/ε0 के सिग्मा क्यू। ठीक है, यानी कि किसी पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ के भीतर, यानी कहां पर? उसके पृष्ठ के भीतर
उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। यानी जो कुल आवेश है वो कहाँ होना चाहिए, पृष्ठ के भीतर होना चाहिए। बाहर कितना आवेश है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, उसके अंदर कितना आवेश है उस कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक, एक बात दोबारा समझिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, पृष्ठ के भीतर स्थित या उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। ठीक, और यदि आवेश कहाँ रखा है, वायु में रखा है, तो क्या ले सकते हैं इसको, 1/ε0। ठीक है, क्योंकि वायु के लिए, वायु निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये है गॉस थ्योरम, गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट, गॉस की थ्योरम का कथन कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ के भीतर, यानी कौन से वाले, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो ये कोई प्रांत पृष्ठ है और यहां आवेश रखा है, तो इस पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्योंकि जो गॉस थ्योरम है वो डिपेंड करती है पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, बाहर कितना आवेश है, उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर निर्भर नहीं करती, केवल किस पर डिपेंड करती है, उसके अंदर कितना आवेश है, पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अगर अंदर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों इसका प्रूफेशंस, यानी कि इसकी उत्पत्ति, इसका प्रूफ, यानी गॉस की थ्योरम जो है उसको प्रूफ करेंगे। देखिए, अब इसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने माना कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। ठीक, और यह पृष्ठ ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। यानी कि पृष्ठ ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना है। ठीक, और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है। ठीक, और एक सूक्ष्म पृष्ठ, यानी कि एक ds क्षेत्रफल का सूक्ष्म पृष्ठ इस बिंदु P पर उपस्थित है। एक सूक्ष्म पृष्ठ इस बिंदु P पर उपस्थित है। ठीक है बच्चों, ये ठीक है, और इस सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा इस सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर डी ओमेगा कोण अंतरित होता है। ठीक है बच्चों, हमने माना कि एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है और इस बिंदु P पर एक ds क्षेत्रफल का, इस बिंदु P के चारों ओर एक ds क्षेत्रफल का सूक्ष्मखंड स्थित है। ठीक है, यानी कि स्मॉल r दूरी पर।
दोबारा समझिए बच्चों, हमने माना कि एक बंद पृष्ठ है जो ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, ठीक, और पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर एक प्लस q आवेश रखा है और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है, ठीक है। अब इस बिंदु P के चारों ओर एक ds क्षेत्रफल का सूक्ष्मखंड रखा है। अब बच्चों देखिए, जो गॉस की प्रमेय ये थी यानी किसी बंद पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ, कैसा भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का हो, उससे संबंधित थी। और उससे संबंध ये थी कि उसका जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि फाई ई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन ईडीएस कॉस थीटा बराबर कितना होगा 1/ε0 यानी पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल, यानी इसकी जो वैल्यू है वैद्युत फ्लक्स की वो इसके इक्वल है। ये गॉस का नियम है। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि यहां पे प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पे क्या बिंदु P, तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के तौर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बिंदु आवेश प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखते हैं इसकी दिशा, कैसा आवेश, धनावेश, और धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होती है, आवेश से दूर की ओर। किधर की ओर, आवेश से दूर की ओर, ठीक। और उसी लाइन की अनुदिश होती है जो लाइन आवेश और बिंदु को मिला रही है, तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आवेश से दूर की ओर, वेक्टर E, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो हम इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब वैद्युत फ्लक्स देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि कोई भी पृष्ठ है उसको हम ये मानेंगे कि वो अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, तो पहले जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो एक पृष्ठ से निकालेंगे, एक सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे पूरे पृष्ठ का, ठीक। अब ये एक ds क्षेत्रफल था, सूक्ष्म खंड है ds क्षेत्रफल का, और ds कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। और लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि जो ds होता है एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा हमेशा कैसे होती है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर, यानी कैसे होती है, पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर ds, ठीक। और मान लीजिए इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, ठीक है। देखिए तो पहले जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो केवल एक पृष्ठ से संबद्ध निकालेंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों, यानी कि ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स क्योंकि सूक्ष्म कण का निकालना है तो डी फाई, और डी फाई इज इक्वल टू होगा ईडीएस कॉस थीटा, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ईडीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, यानी कि सूक्ष्म कण जो है ds क्षेत्रफल का, उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हुआ डी फाई इज इक्वल ईडीएस कॉस थीटा। समीकरण 1 से ई का मान रखिए तो डी फाई इक्वल आएगा, डी फाई ई कह सकते हैं
ई की वैल्यू कितनी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा, ds cos थीटा। अब देखिए बच्चों, यानी कि इस सूक्ष्म पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स आ रहा है डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। ठीक, और आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया कि ये ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इक्वल क्या होता है d ओमेगा, यानी कि सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा बिंदु पर बना घन कोण, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू होता है d ओमेगा, यानी d ओमेगा का मतलब है घन कोण। तो इस पूरे के स्थान पर ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, d ओमेगा आ जाएगा। तो d फाई इज इक्वल टू आया Q अपॉन 4πε0 d ओमेगा, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यह आया वैद्युत फ्लक्स केवल किसका, एक सूक्ष्म खंड का, एक सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स आया d फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 d ओमेगा। अब बच्चों ये तो सूक्ष्म पृष्ठ का आया, अब यहां पे पूरे पृष्ठ पर ऐसे क्या होंगे, छोटे 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 सूक्ष्म पृष्ठ हैं। तो अगर हम इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो यहां पे जो सूक्ष्म पृष्ठ है उनसे संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है उन सबके किसके योग के बराबर होगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे, जो एक सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है, एक सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है उसका क्या कर दीजिए, पृष्ठीय समाकलन कर दीजिए। क्या कर देंगे, उसका पृष्ठीय समाकलन। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन डी फाई। ठीक है, यानी यह आ गया पूरे पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब समीकरण 2 से डी फाई की वैल्यू रखिए, तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन Q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। अब देखिए बच्चों, अब आगे ध्यान से समझना, क्योंकि ये समाकलन का साइन है, इंटीग्रेशंस का साइन है, तो इसका पहले इंटीग्रेशंस करेंगे। और इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं, समाकलन कैसे करते हैं, ये जो समाकलन का चिन्ह है इसके भीतर जो नियत राशि है, जो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालते हैं। यानी पहले क्या करते हैं, ये जो समाकलन का साइन है इसके भीतर जो नियत राशि है उसको बाहर निकालेंगे। नियत राशि कौन सी है, कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे पहचानते हैं, डी के साथ डिफरेंशियल के साथ जो राशि लिखी होती है उसको छोड़ के सब कुछ नियत होता है। डी के साथ जो यहाँ पे राशि लिखी होगी उसको छोड़ के सब कुछ क्या होगा, नियत होगा। तो डी के साथ क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ओमेगा, तो ओमेगा को छोड़कर सब कुछ क्या होगा, नियत होगा। तो ओमेगा के अलावा जो भी कुछ इसके अंदर है वो सब नियत है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये आएगा बच्चों फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा। अब चूंकि अब देखिए पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा का मतलब कि ये जो पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ जो है, जो ds क्षेत्रफल के छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, और एक सूक्ष्म खंड का घन कोण कितना, डी ओमेगा। तो पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा का मतलब ही हुआ कि पूरे पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु O पर बना घन कोण, यानी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु O पर अंतरित घन कोण। ठीक, अब बच्चों आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया कि कैसा भी पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का हो, प्रत्येक
पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के भीतर स्थित किसी बिंदु पर संपूर्ण घनकोण जो होता है वह 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है बच्चों? 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए इस पूरे के स्थान पर पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा का जो टोटल मान होगा वो कितना होगा? 4 पाई होगा। ठीक है, इस 4 पाई से ये 4 पाई क्रॉस हुआ, ठीक, और फाई ई इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आया बच्चों? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस पृष्ठ से संबद्ध जो संपूर्ण फ्लक्स आया वो कितना आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि संपूर्ण जो फ्लक्स है इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश Q का कितना? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना। और यही क्या है? गॉस की प्रमेय है। यही गॉस की प्रमेय है, यानी यही क्या है? गॉस की प्रमेय। ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, हमने माना कि ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा है और ये इस O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है और ये ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है और एक सूक्ष्म खंड बिंदु P पर स्थित। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि इस पृष्ठ का हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है टोटल, तो हमने पहले फ्लक्स निकाला एक सूक्ष्म खंड से। ठीक है, और एक सूक्ष्म खंड का फ्लक्स निकालेंगे तो इसके लिए पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना? E बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। पिछला फार्मूला है, ये आपको याद होने चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इतना होता है। अब एक सूक्ष्म खंड ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंड से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर eds cos थीटा। समीकरण 1 से E का मान रखा, ठीक है, और ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू होता है d ओमेगा, यानी घन कोण। ठीक है बच्चों, जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि पृष्ठ का केंद्र अगर ds और पृष्ठ के केंद्र की दिशा दोनों एक ही दिशा पे नहीं होते, अनुदिश नहीं होते हैं, तो घन कोण क्या होता है? ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा। तो इस पूरे के स्थान पर, यानी कि हमने इस ds cos थीटा के स्थान पर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर के स्थान पे क्या रहता है? d ओमेगा। तो यह आ गया वैद्युत फ्लक्स केवल किसका? एक सूक्ष्म पृष्ठ का। हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालने के इस पूरे पृष्ठ का क्या कर देंगे हम? समाकलन। एक पृष्ठ से जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है उसका समाकलन कर दिया। समीकरण 2 से d फाई की वैल्यू रखी, इसका समाकलन करा। समाकलन कैसे करते हैं? जो उसके अंदर नियत राशि उसको बाहर, नियत क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा। अब ये पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा का मतलब संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बना संपूर्ण घनकोण और किसी पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर बिंदु पर संपूर्ण घनकोण कितना होता है? 4 पाई। ये रखी 4 पाई से 4 पाई क्रॉस क्या आया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या? गॉस की प्रमेय है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है उनको हम देखते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि गॉस के प्रमेय से जो वैद्युत फ्लक्स आया फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया। अब देखिए बच्चों, यहां पे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है, ये कोई बंद पृष्ठ है और इसके अंदर मान लीजिए एक आवेश रखा Q1, दूसरा आवेश -Q2 -Q3। तो जब एक से अधिक, यानी किसी बंद पृष्ठ के अंदर एक से अधिक आवेश रखे होंगे, ठीक है, एक से अधिक आवेश रखे होते हैं,
तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना 1/ε0 गुना होगा। अब एक से ज्यादा उपस्थित है तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका कुल आवेश, और कुल आवेश का मतलब जितना भी आवेश उपस्थित है उन सबका योग। और आवेश को जब योग करते हैं तो बच्चों कैसे करते हैं, उनके चिन्ह सहित। तो इस स्थिति में इस पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स होगा phi is equal to 1/ε0 Q1 माइनस Q2 माइनस Q3। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का जितना भी आवेश है, एक से एक आवेश है तो एक आवेश, एक से ज्यादा आवेश है तो सब आवेश को आपको क्या करना है, उनका योग करना है। और आवेश का योग कैसे करते हैं, उनका चिन्ह सहित योग करते हैं। दूसरा, गॉस की जो प्रमेय है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। यानी जो गॉस की प्रमेय है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, अर्थात गॉस की प्रमेय केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होती है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का मतलब 1/r²। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, जो फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के क्षेत्रफल, आकार, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो गॉस की प्रमेय थी phi इज इक्वल टू क्या था, Q/ε0। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, कहीं इसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह पृष्ठ के क्षेत्रफल, आकार, आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर करता, उसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर्स आपको पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना, ठीक है बच्चों, और अपने सभी फ्रेंड के साथ अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर भी करना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।